क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। जी हाँ, ये डिस्क्रिप्शन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स थॉमस स्टर्न्स इलियट का। आज हम बात करेंगे इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स की, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन या इनकी कंपोजिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इनकी जो जो ग्राउंड ब्रेकिंग कंपोजिशन है द वेस्टलैंड, वही अपने आप में काफ़ी है। अगर आप डिस्क्राइब डिटेल में उसको पढ़ना चाहें, आपको काफ़ी उसमें मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पोएम कही जाती है। और इनका मानना था कि पोएट्री जो है टफ होनी चाहिए आज के युग में, और उस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया है। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था सितंबर 26, 1888 को सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जन्म जरूर इनका अमेरिका में हुआ था, बट इनके पूर्वज इंग्लैंड से ही थे, जो कि आप जानते हैं कि अमेरिका भी एक कॉलोनी रहा है इंग्लैंड का। तो वो वहाँ से अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। और टी.एस. इलियट भी 1914 में इंग्लैंड आ गए थे, और यहीं पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और 1927 में पूर्ण रूप से वो ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं, जो कि आगे आपको बायोग्राफी में पता चलेगा। अर्ली एजुकेशन इनकी हुई थी सेंट लुइस मिसौरी में ही, और मैसाचुसेट्स में इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस में इन्होंने पढ़ाई की, और मैसाचुसेट्स में एक्चुअली खूब अच्छे से ये पढ़े। और जो छुट्टियां होती थी तो समुद्र तट पे अच्छे से इन्होंने समय बिताया। बाद में बीए और एमए की डिग्री इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1909 और 1911 में कंप्लीट की। उसके बाद ये जर्मनी गए। जर्मनी के बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए अपना फिलोसफिकल डिग्री पूरी करने के लिए। इनको फिलोसफी में इंटरेस्ट था, तो फिलोसफी की पीएचडी के लिए उन्होंने वहाँ अप्लाई किया। हालांकि इनकी फिलोसफी कभी इनके पूरे करियर में, लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं हुई, वो अलग मैटर है एजुकेशन का। आगे बात करते हैं इनके करियर की। तो जाहिर सी बात है, ये एज टीचर इन्होंने काम किया। टीचर के बाद इन्होंने एक जो लॉयड बैंक है उसमें ये एज एम्प्लॉय काम किया इन्होंने। अब जब फुल टाइम राइटिंग करियर इनका नहीं था, तो शुरुआत में इन्होंने बिगनिंग की, रिव्यूज लिख के तमाम मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स के लिए रिव्यूज लिखते थे। धीरे धीरे ये फेमस होते गए उन सब चीज़ों में। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई इनकी इंग्लैंड पहुंचने पर, वो ये हुई कि इनको इज़रा पाउंड मिल गए। और इज़रा पाउंड एक ऐसे राइटर हुए जो कि खुद भले ही अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें काफ़ी राइटर्स की हेल्प की। टी.एस. इलियट को बनाने में इज़रा पाउंड का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ही इनकी कुछ रिव्यूज़ को देख करके इनकी पोएटिक क्वालिटीज़ को पहचाना, इनकी क्षमताओं को पहचाना, और इनसे कहा कि आप डेफिनेटली पोएटिक कंपोजिशन के फील्ड में जाइए। और इन्होंने इनको एनकरेज किया। इनके एनकरेजमेंट पर ही टी.एस. इलियट ने अपना पहला पोएट्री, जो इम्पोर्टेंट पोएट्री कलेक्शन था, वो लिखा, जिसका नाम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, जो पब्लिश हुआ 1915 में। और इसके पब्लिकेशन में भी इज़रा पाउंड ने ही हेल्प की। एक पोएट्री मैगजीन थी जिसमें ये पब्लिश हुई, और ये पब्लिश होते ही काफ़ी इनका नाम हुआ। अगला जो पोएट्री कलेक्शन था इनका, वो 1920 में आया। 1920 में इनका जो पब्लिकेशन पोएम्स नाम से आया, पोएटिक वॉल्यूम, तो उसने इनकी जो रेपुटेशन थी, पॉपुलैरिटी थी, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो इनका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो पोएम थी इनके फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन से, उससे लिटरेरी वर्ल्ड में इनका अच्छा नाम और अच्छा इनका एक वर्चस्व बन गया। और उसी साल इनको एक एडिटर की जॉब मिल गई द इगोइस्ट मैगजीन में। उसमें ये एज एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, इन्होंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। जब इनकी पोएम आई द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में आई है, और 1922 में वेस्टलैंड और दूसरी तरफ जो यूलिसिस एक नॉवेल पब्लिश हुआ था, उन दो रचनाओं को एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर के डायरेक्शन को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पूर्व निर्धारित जो भी पोएट्री कलेक्शन के जो नॉर्म्स थे, नोशंस थे, वो सब उन्होंने तोड़ दिए गए। क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम था, डिसइल्यूजनमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें टी.एस. इलियट ने डिस्क्राइब किया। और
डिसइल्यूजनमेंट फ्रैगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ को अच्छे से डिस्क्राइब किया, किस तरह से लोग अपने आप को डिसइल्यूजन्ड महसूस कर रहे थे। बहुत अच्छे से इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। इसके अलावा इसकी इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे, जैसे आप जब पढ़ेंगे द वेस्टलैंड को तो बहुत सारे रेफरेंसेस उसमें भरे पड़े हैं। कई सारी लैंग्वेज, 5 4 या 5 लैंग्वेजेस का इन्होंने अलग-अलग उसमें इस्तेमाल किया है, और सब लैंग्वेजेस के रेफरेंसेस, क्योंकि जर्मनी में जाके ये पढ़े थे, तो जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, और यहाँ तक कि अपनी संस्कृत और भी लैंग्वेजेस का इन्होंने रेफरेंस खूब अच्छे से दिया है। ना केवल ये अच्छे पोएट थे, बल्कि एक अच्छे प्ले राइट भी साबित हुए। प्ले राइट में इन्होंने कई सारे प्ले लिखे, जिनमें द मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द स्वीनी अगोनिस्टिस और क्रिटिक भी अच्छे साबित थे। 1925 में इनका जो एक पोएट्री कलेक्शन आया था, द होलो मैन, उसी साल इनको फेवर एंड फेवर जो कलेक्शन पब्लिशन हाउस है, काफ़ी रेपुटेड है, वहाँ पर इनको एज एडिटर जॉब मिली, और कुछ साल बाद ये उसके डायरेक्टर भी बन गए, जिसको ताउम्र इन्होंने उस पोस्ट को संभाले रखा। और 1927 में, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश सिटीजन बन गए। और जैसे ही ये ब्रिटिश सिटीजन बने, इन्होंने बताया कि मैं एक रिलीजियस पोएट हूँ, अपने आप को इन्होंने रिलीजियस पोएट के तौर पे डिस्क्राइब किया, और इन्होंने जर्नी ऑफ द में गाई, और 1930 में हिज एरियल पोएम्स, ऐश वेंसडे वगैरह ये पोएम्स लिखी। और पोइट्री लिखने के अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्ले राइट भी अच्छे थे। 1935 में इनका प्ले आया मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ। और जो इनकी सबसे बड़ी रिलीजियस पोएम है, उसका नाम है द फोर क्वार्टर्स। फोर क्वार्टर्स, जिसके 4 सेक्शन अलग अलग हैं। हालांकि ये अपने आप में बड़ा ग्रंथ है, कह सकते हैं, बड़ी रचनाएं हैं, जो कि आपको अलग अलग पढ़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग मॉडर्निस्ट पोएट, एक प्लेराइट के साथ साथ ये क्रिटिकल भी थे। बहुत अच्छे कई सारी रचनाओं को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और इनकी कई सारी थियरी, जैसे अ, इन्होंने लिखा था रेडिसन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसके बाद इनका लिटरेरी वर्ल्ड, जो कि क्रिटिसिज्म में भी काफ़ी इन्होंने नाम कमाया, और बहुत सारी थेरीज आज भी इनकी न्यू क्रिटिसिज्म में शामिल की जाती हैं, उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। बाकी जो इनकी रचनाएं थी, उनमें द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1933 में पब्लिश हुई। स्वीनी एगोनिस्टिस 1932 में। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी। इसके अलावा उन्होंने द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये भी उन्होंने लिखा। और जो क्रिटिकल एसेस थे, रेडिसन एंड यूजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इनको मिला है 1948 में। दोनों अवार्ड एक ही साल मिले थे, ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज़ 1948 में। नेक्स्ट डेथ इनकी होती है 4 जनवरी 1965 को। एम्फाइज़मा, जो कि अस्थमैटिक, लिटिल बिट कह सकते हैं कि अस्थमैटिक संबंधित बीमारी है, वो इनको हो गई थी। और उनकी जो अस्थियां हैं, वो ही वॉज दोज एशेस वर बेरीड इन कोकर विलेज, जहाँ पर इनके एंसेस्टर्स कभी रहे थे, और यहीं से इनके एंसेस्टर्स अमेरिका चले गए थे। तो ये थी बायोग्राफी, जो कि मेन मेन पॉइंट्स मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे इसमें शामिल किए हैं। और उम्मीद है बाकी अलग अलग, चाहे आप लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की बात करें, या फिर आप बात करें द वेस्ट लैंड की, तो उसके लिए अलग से वीडियोस हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।